रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं आपके साथ हिना आदिल और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से। आप सबको एक बहुत खूबसूरत सी सुबह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उसने हमें एक और बहुत खूबसूरत सी सुबह नसीब फरमाई और मौका दिया अपनी तमाम तर गलतियों को सुधारने का और उसके साथ साथ ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का जो अभी तक हम नहीं कर पाए या प्लान करें कि कभी करेंगे। सो प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत हद तक मुस्तकबिल के सोचते सोचते जो लम्हे मौजूद है ना उसको गवा देते हैं और वो मुस्तकबिल कभी आता ही नहीं है। तो मुस्तकबिल यही है जो इस वक्त आपके हाथ में, यानी कि लम्हे मौजूद कर गुजरिए जो आपने करना है, प्लानिंग ना करते रहिए। It's for me as well. Thank you very much for tuning in Expresso. आज के भी प्रोग्राम में we have tried to share a lot जो हमारे पास है जिंदगी के हर शोबे को लेकर। और आगाज हम कर लेते हैं सबसे पहले क्रिकेट से, I believe, because you want us to talk about cricket. Exactly. T20 सीरीज की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए जनाब कौमी टीम आज आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी और शाहीनों का तीसरे T20 के लिए जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई तब्दीली ना करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरे मैच में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेटों से मात दे दी। वाह जी वाह, हमने पाकिस्तान और आयरलैंड सीरीज को भी जो है ना इंटरेस्टिंग बना दिया और उसको भी हमने नेल बाइटर बना दिया। क्या बात है, सिर्फ पाकिस्तानी टीम कर सकती है। खैर, मोहम्मद रिजवान आपको याद है प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। आज खिलाड़ियों ने वैसे कल रेस्ट किया, रिपोर्टेडली प्रैक्टिस नहीं की और दोनों टीम से नहीं की। सो देखते हैं कि मुकाबला कैसा होता है। पाकिस्तानी टीम को एक अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे जीतना चाहिए, एक अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लैंड के खिलाफ जो आपने 4 मैच खेलने उसमें आप जाएं और आपका जो मोरल है वो ज्यादा हाई हो। और ये भी देखना होगा कि आज पाकिस्तान कौन सा नया कॉम्बिनेशन आजमाता है, जो कि इसका भी मसला बहरहाल टीम पाकिस्तान को रहा है। अच्छा जी, क्विकली चलेंगे बिकॉज आज अपडेट्स हमारे पास शुरू में थोड़ी सी ज्यादा है। कराची की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली या तो कराची का जिक्र होता है तो स्ट्रीट क्राइम्स की बात आती है, पर्चे लीक हो जाते हैं। दो चीजें। सालाना इम्तहान बहरहाल जो बोर्ड के हैं वो जारी हैं। रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि किसी इम्तहानी सेंटर में फर्नीचर नहीं है तो कहीं पंखे खराब हैं और इंतजामिया ने सब जतन कर डाले मगर पर्चा आउट होने से नहीं रोक सकी। मुझे लगता है बस ये जो व्हाट्सएप है ना इस पे आ जाता है और उसके बाद भी रुकता नहीं है पर्चा। और ये हो रहा है, मुसलसल हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। अपनी तरफ से तैयारी तो इंतजामिया पता नहीं कौन सी तैयारी करती है, दफा 144 जरूर लगा दी जाती है लेकिन पर्चे आउट हो रहे हैं और छठे रोज भी पेपर लीक हुआ है और नकल की रवायत तो बरकरार रही है। जनाब लांडी लेबर स्क्वायर के इम्तिहानी मरकज में बगैर फर्नीचर के बच्चे पेपर दे रहे थे। शदीद गर्मी है, खुले आसमान तले कई बच्चे जो है वो पेपर दे रहे हैं, तबियत बिगड़ जाती है बच्चों की। तो खुदारा रहम करें, एटलीस्ट ये जो एग्जाम्स है ना इनमें उन पर रहम करें, कुछ ऐसे सेंटर्स रखें जहां पे एटलीस्ट पंखे का आप देखें तो सही ना, ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, बच्चे कहां कोनों में बैठे हैं बेचारे। और इतनी धूप में बैठ के कराची में शदीद गर्मी हम देख रहे हैं कि 40-42 तक टेम्परेचर जा रहा है और उसमें इस तरह से पेपर देना बड़ा मुश्किल है। बलूचिस्तान या सिंध का कोई इंटीरियर का इलाका नहीं है, ये कराची है। माय गुडनेस, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक। वी कांट बिलीव आवर आईज। बिलावल भुट्टो साहब, मुराद अली शाह साहब, प्लीज पे योर अटेंशन। कब करेंगे? अब अभी नहीं करेंगे तो हम तो कह के थक गए, यही कर सकते हैं। खैर, दूसरी जानिब अच्छी खबरें आज़ाद कश्मीर से नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा एक्शन लिया, प्रम्प्ट में मैं कह सकता हूँ कि प्रम्प्ट एक्शन था समहाउ। 23 अरब भी जारी किया फौरी तौर पर। जो बिजली की कीमतें उसकी कमी की बात हुई, मुख्तलिफ जो मुतालबात है इसमें आटे और बिजली की कीमत में कमी शामिल थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओबियसली इसकी मंजूरी दी और जो आटे की कीमतें हैं उसकी कमी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। आज़ाद कश्मीर जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसकी अपील पर यह महंगाई के खिलाफ एहतजाज था, लेकिन कल रात फिर हमें पता चला कि ये जारी था, अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर रिपोर्टेडली एक और शख्स का इंतकाल भी हुआ है इस सारे मामले के अंदर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और नाकाबिल तलाफी है क्योंकि जो जान चली जाए वो तो वापस नहीं आती है। पर अब देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल बनती है, चूंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और मुजाहिरीन हैं इसमें इस वक्त तसादुम आंख में चोली जारी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी निजी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद हैं आज़ाद कश्मीर में क्योंकि मुश्तल मुजाहिरीन दोबारा फिर से सड़कों पर आ गए हैं, मुतादिद गाड़ियों को आग लगा रहे हैं और धरना दोबारा से दे दिया गया और एक बार फिर से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। इमरान, ये बड़ी सेंसिटिव सी सिचुएशन है, नहीं अब देखना ही होगा कि अगर करना पड़ेगा वरना ये वर्स हो जाएगी, वर्स्ट हो चुकी है। इनफैक्ट देखना ही कि जब मुतालिबात पूरे हो गए तो फिर क्या अमर माने हैं इस एहतजाज को बंद करने के लिए। क्या कुछ तखरीबी अनासर तो नहीं है जो ये कर रहे हैं, या आप किसी के हाथ में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे क्योंकि मुतालबात तो आपके माने गए। तो आपको मेरे ख्याल में अब कुछ कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल इतनी स्टबर्न सिचुएशन नहीं लेनी चाहिए वरना इट्स हार्मफुल फॉर द स्टेट। ये अच्छा नहीं है। अल्लाह करे सूरत हाल काबू में आ जाए। सो इज इट ऑल अबाउट फॉर नाउ। AJK के बारे में भी हमने बात कर ली। अब सबसे आम टॉपिक पे हम बात करेंगे और वो इकोनॉमी है जिससे आपको और मेरा बराह रास्त ताल्लुक है। हमारी तनख्वाहों का भी, हमारे खर्चों का भी। वो किधर पहुंची है, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस जानिब जा रही है, इस पर हमने बात करनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू आज की बड़ी खबर।
जनाब, बड़ी खबर में इकोनॉमी की जैसे इमरान ने कहा बात करते हैं तो IMF का जिक्र कैसे नहीं होगा। IMF अब नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान में अब मौजूद है और पहली बैठक गुज़िश्ता रोज़ हुई जिसमें IMF मिशन ने मुल्की मशरत के लिए उठाए गए इक़दाम पर फाइनली कुछ इत्मीनान का इजहार किया है। कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखने पर इत्तेफाक भी किया गया है और ये जो तारुफी सेशन था उसमें वज़ीर ख़जाना ने मुआशी जो पूरी सिचुएशन है उस पर ब्रीफिंग दी और ये भी कहा कि जो कर्ज मुआहदे हैं उससे मुल्की मईशत में बेहतरी आई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया है जिसमें जो ओवरऑल मुआशी सूरत हाल है, आइंदा का बजट है, उस हवाले से गौर भी किया जाएगा, तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। और ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा माली साल के बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़ सामने है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और छूट खत्म कर दें। हम तो पहले ही टैक्स दे दे के दबे पड़े हैं। मुझे अच्छा लगा उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ी सी बात की कि तनख्वाहदार तबका इतना टैक्स दे रहा है और जिन्होंने देना है एटलीस्ट वो खुद भी तनख्वाहदार तबके में रहे हैं ना, तो अब थोड़ा सा उनको अल्लाह करे एहसास करेंगे, अच्छा है। खैर जी, इंपोर्टेड जो ट्रैक्टर्स हैं इन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि जो कमर्शियल दरामद कुनंदगान हैं उनकी खरीदारियों पर विदहोल्डिंग टैक्स पर छूट होगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना जिनका हम जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो ये भी कह चुके हैं कि हमारे ताजिर भाई जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आएँ, उन्हें हम हर तरह की सहूलियात देंगे। अप्रैल में रिटेलर्स को खास तौर पर जो रज़ाकाराना तौर पर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी सहूलत दी गई है, मगर रिटेलर्स टैक्स नेट में आने से अभी भी ऐसा लगता है कि गुरेज करते हैं, लोग टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स अवेड करते हैं। लोग ये समझते हैं कि जब वो इस नेट में आ जाएंगे तो उन्हें बिलावजह हिरासा किया जाएगा। अब औरंगज़ेब साहब ने भी कहा है कि हम हर सहूलत देंगे रिटेलर्स को अगर वो टैक्स नेट के अंदर आते हैं, लेकिन हाउ टू मेक श्योर, दिस इज़ अ क्वेश्चन। दूसरी जानिब कल जब IMF ने भी बात की तो IMF ने भी ये कहा है कि भाई मेक अस श्योर कि आप जो टैक्स रिटर्न्स है ना वो देंगे, चूंकि टैक्स रिटर्न्स के हवाले से बड़ा मसला रहा है। FBR वैसे अब तो दे रहा है लेकिन इसका भी मसला रहा है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी मुश्किलात से निकलने के लिए जो हुकूमत है और प्राइवेट सेक्टर है इसको मिलकर काम करना होगा। हम अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें कॉपरेशन से चलना है और बहुत सारे इदारे जो कि खसारे में हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। ये वही बातें जो काफ़ी अच्छे से हो रही हैं। सो इस 24th IMF प्रोग्राम में जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसमें अगर तब्दीलियाँ ना की गई तो फिर हमें 25वें प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा, ऐसा भी इंदिया दिया उन्होंने। वो इस मौके पे बात खतरनाक सूरत हाल बन जाती है आगे अगर हम 25th प्रोग्राम में भी जाते हैं। सारी सिचुएशन जो है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मुआशियात हैं डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुलैरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे टैक्स की, सबसे पहले तो टैक्स निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं, बातें भी की जा रही हैं। अगर बेहतर नहीं किया जाता है इस सिस्टम को सारे तो एक के बाद एक और IMF प्रोग्राम यानी 25th प्रोग्राम की बात हो रही है। क्या लगता है आपको कि महज ये जो टैक्स निज़ाम है इसको बेहतर करने से इस सारी सिचुएशन का हल निकल सकता है और बच सकते हैं एक और अगले IMF प्रोग्राम से? टैक्स में ओवरऑल की जो बात की जा रही है वो तो एक जुज़्व है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट जुज़्व है वो अखराजात साइड को देखना है। टैक्स तो आपकी आमदनी में, हुकूमत की आमदनी में इजाफे का सबब बनेगा अगर ये सारी रिफॉर्म्स हो जाती हैं, लेकिन उन अखराजात को भी देखना होगा कि कौन कौन से अखराजात जो हैं वो ज़रूरी हैं। अभी आप प्रोग्राम के इब्तदाई में जैसे बात कर रहे थे, जो एक कसम पस्सी का आलम है इस वक्त एग्जामिनेशन सेंटर्स में कराची में, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अखराजात की बात की जा रही है कि आप जो पैसे इकट्ठे करते हैं कुछ वफाक रखता है, कुछ जो है वो सूबों को उनका हिस्सा मिलता है, सूबे जो है वो फिर आगे अखराजात करते हैं। कौन से अखराजात बहुत ज़रूरी हैं, कौन से अखराजात गैर ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी अखराजात का खात्मा, ज़रूरी अखराजात के लिए पैसे मुख्तस करना, ये आपका सेकंड बड़ी प्रायोरिटी है और यहाँ पे भी काफ़ी काम की ज़रूरत है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टैक्स के अलावा जो हुकूमतों के पास आमदनी बढ़ाने के ज़रिए होते हैं, जिसमें कि आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, आपके रेमिटेंसेस हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट हैं, तो ओवरऑल जो एक एतमाद साजी की फ़ज़ा कायम करना बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स हैं या अंदरून मुल्क इन्वेस्टर, उनके लिए जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको कॉन्फिडेंस देना और उनके लिए फैसिलिटीज़ देना। और जो हम अक्सर जब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की और जो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज करना ताकि रेमिटेंसेस जो है आ सकें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ना सिर्फ ये कि डॉलर्स या फॉरेन जो करेंसी है पाकिस्तान में आ सके, बल्कि यहाँ से इतनी आसानी से बाहर भी जा सके। जो पिछले 2 सालों में एक जो प्रॉब्लम आई वो एकदम से ये डर और खौफ पैदा हो गया इन्वेस्टर में और रेमिटेंस भेजने वालों में कि कहीं ये ना हो कि फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो फ्रीज कर लिए जाए
हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टर्स जो थे और मल्टीनेशनल्स उनके लिए अपने डिविडेंड वापस भेजना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्राई करना शुरू कर दी। तो ये IMF का प्रोग्राम सिर्फ एक लोन का प्रोग्राम नहीं, ये बुनियादी तौर पे एक अश्योरेंस या गारंटी है कि चूंकि पाकिस्तान एक डिसिप्लिन में है और उस डिसिप्लिन के तहत कोई ऐसा फैसला यहाँ पे नहीं होगा जो कि इसके जो मुआशी जो इत्मीनान का जो फुकदान है उसमें इजाफा करे, बल्कि इस तरह की पॉलिसीज होंगी कि इसके स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स इस पे एतमाद कर सकें। अच्छा, इससे पहले भी जब पाकिस्तान की सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब थी, वी वर लाइक अबाउट टू डिफ़ॉल्ट, उस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा क्लास सफ़र कर रही थी वो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, जिसको बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। सैलिड क्लास में स्ट्रेट अवे ये कह देता हूँ, और अब भी वही क्लास है जो बहुत ज़्यादा सफ़र करी है। डॉक्टर साहब, IMF के इस मिशन के अंदर जो कल बात हुई है उसमें टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात तो दोबारा हुई है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएं, लेकिन इस तबके के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, जो कि यकीनी तौर पे सबसे बड़ा तबका है पाकिस्तान का, और वो सबसे ज़्यादा परेशान भी है। तो इसके लिए कोई तजवीज़ है आपके पास कि इस तबके को फैसिलिटेट करने के लिए? एक तो ये कि चलें जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स दें, लेकिन इसके अलावा क्या है कि इस तबके को कोई फैसिलिटेट किया जाए किसी तरीके से? महंगी बिजली खरीद रहे हैं, कम तनख्वाहें ले रहे हैं, ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, इसके लिए क्या है? बदकिस्मती से मैं आप हम सब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब देखिए, एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि जो लोअर या लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं उनके पास तो अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो इस तरह की सिचुएशन जो है उससे गुजर चुके हैं कि शायद अब अगर कहा जाएगा कुछ मजीद है उनको सफ़र करने के लिए या खोने के लिए, तो वो ऑलरेडी एक मिनिमम वेयर जो नेसेसिटीज है उस पर चल रहे हैं। जो आपका एक मिनॉरिटी जो एलीट है उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल तेल जो है वो 500 से 500 रुपये लीटर हो जाए, 600 रुपये लीटर हो जाए, बिजली का यूनिट जो है वो 80 रुपये का हो जाए, उनकी जिंदगी जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। जो इसमें अफेक्ट होता है वो जैसा आपने दुरुस्त कहा, वो वाइट कॉलर्ड कैटेगरी ऑफ इनकम अर्नर्स जो हैं, जो मिडिल क्लास इनकम अर्नर है, सैलिड क्लास इनकम अर्नर है, उन्होंने अपना जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करने के चक्कर में जाहिर है कि उनको वो तमाम चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है जिस पे टैक्स ज़्यादा बढ़ेंगे, जिस पे GST बढ़ेगा, जिस पे अगर वो इम्पोर्टेड है तो ड्यूटीज बढ़ेंगी, तो और उनको अपनी आमदनी जो है वो टैक्स डिडक्शन के बाद उनको सैलरीज मिलती हैं एट सोर्स उसकी टैक्स की डिडक्शन के बाद। तो वही तबका जो है वो सफ़र करता है। दुनिया के बहुत से ममालिक में जो एक चीज़ जो है इम्प्लीमेंट होती है वो ये है कि इनकम टैक्स के जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे अपने अपने एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं कि बच्चों की तालीम पे आपने इतना खर्च किया, आपने खाने पीने पे इतना खर्च किया, आपने ट्रांसपोर्ट पे इतना खर्च किया, और आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो उससे वापस मिलती है, एग्जम्पशन होती है, यानी तालीमी अखराजात जो है उस पर ख़ास हद से तक आपको एग्जम्पशन होती है कि जी क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये कल को इकॉनमी की स्ट्रांग करने का वो मूजब बनेंगे, तो एक खास थ्रेशोल्ड तक वो कहते हैं जी इसको आप अपनी एग्जम्प्टेड इनकम में ले लें। खाने पीने की चीज़ों में एक खास इनकम को कहते हैं एग्जम्प्टेड इनकम में ले लें, रेंट को एक खास हद तक एग्जम्प्टेड इनकम में ले लें। तो हमारे यहाँ टैक्सेस की तो भरमार है, लेकिन इस तरह की एग्जम्पशन की कोई बात नहीं की जाती, बल्कि अभी जब हम पेंशनर्स पे टैक्स लगाएंगे तो उस पर भी एक वावेला उठेगा कि सारी उम्र वो अपनी जॉब करने के बाद जो उनको अब फंड्स मिल रहे हैं उनकी अपनी जो है मेहनत के सिले में, अगर उस पर दोबारा से टैक्स आता है तो जाहिर है कि उस पर शोर मचेगा। लेकिन इस वक्त जो टैक्स गैप जिसको हम कहते हैं कि मुल्क का पोटेंशियल कितना है और कितना होना चाहिए, तो वो तकरीबन 7 ट्रिलियन रुपए, 7,000 अरब रुपए का टैक्स गैप है, और उस गैप को जाहिर है कि अब पूरा करना है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम यही बात कर रहे हैं, आपने भी बात की, कोई भी चेयरमैन FBR आता है, टैक्स निज़ाम को बेहतर करने की पहले यही चीज़ होती है कि इसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये निज़ाम है कि पाकिस्तान में बेहतर हो पा ही नहीं रहा है। और जिस तरह इमरान ने भी बात की, आपने भी बात की कि पिस्ता फिर सैलरीड तबका है, तो क्या लगता है कि इस वक्त जो एफर्ट्स की जा रही हैं मौजूदा वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी और चेयरमैन FBR की जानिब से भी, कुछ इनकी जो कोशिशें हैं वो रंग ला सकती हैं, कुछ बेहतरी आ सकती है टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में?
देखिए इसमें जो टैक्स गैप की मैं बात कर रहा था उसका आधा जो है वो टैक्स पॉलिसी का है, जिसमें हम पॉलिसी मेजर जो डिस्कस कर रहे थे, और आधा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसे अभी इस्लामाबाद में अगर जो लोग बैठे, आप लाहौर में बैठे, आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर आपको टैक्स फ्री चाहिए तो कैश दे दें, वगैरह आप पे टैक्स पड़ेगा। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी के कंज्यूमर की जेब से तो निकल रहा है, सार्फ जो है वो तो पे कर रहे हैं, लेकिन क्या एफबीआर के पास इतनी कैपेसिटी है कि उस सबको वो कलेक्ट कर सके? तो वो एक और बड़ा लूप होल है। जाहिर है कि आईएमएफ के दबाव के तहत ये जो पॉलिसी वाला सिस्टम है इसको तो शायद बेहतर कर लिया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्रासरूट लेवल पे जो होनी है गली मोहल्लों में, उसको कौन आके संभालेगा, वो एक बड़ा टास्क है। और मुझे डर ये है कि शायद आईएमएफ भी उसको नहीं कर सकता है। ये हमारा अपना जो गवर्नेंस कल्चर है, जब तक इसको बेहतर नहीं बनाते, सार्फ तो टैक्स देते जाएंगे। तो अब तो डॉक्टर साहब, जो एक ड्यू सपोर्ट चाहिए होती है एक फाइनेंस मिनिस्टर को, वो तो है मेरे ख्याल में औरंगजेब साहब के पास। एस्टैब्लिशमेंट की ईमा और या उनकी रजामंदी से वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, उसके साथ साथ उनका बैंकिंग का बैकग्राउंड है, हुकूमत भी उनको साथ देके चल रही है, अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं, आईएमएफ के साथ प्रोसीड भी कर रहे हैं। तो फिर क्या अमर माने हैं, क्यों हम नहीं कर पाएंगे? चूंकि ऑफन हम जिस चीज़ का शिकार रहते हैं वो माफियाज हैं, यहाँ पे माफियाज आड़े आ जाते हैं, ताजिर इत्तेहाद हड़ताल कर देते हैं अगर उन पर टैक्स लग जाए। तो इससे तो निपटने के लिए भरपूर सपोर्ट है उनके पास, फिर उसके बावजूद क्यों लगता है आपको कि मुश्किल हो गई? देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल में जब अगर आप इस्लामाबाद के किसी पॉश होटल पे खाने के लिए बैठे और वो बिल की जगह आपको एक वो आईपैड जो है वो ला के दिखा दें कि जी आपका बिल है, आप बिल पे करें, और आपको कोई इनवाइस ना दी जाए, तो जब तक आप इन चीजों को वो एक काबिले सजा जुर्म नहीं बनाते तो तब तक यानी एफबीआर जो है वो एक दुकान पे जाके तो नहीं बैठ सकती, अगर उसकी नीयत भी हो। लेकिन आपके जो इसमें पीओएस एजेंट है, जो पॉइंट ऑफ सेल्स एजेंट है, और सारी इस वक्त एफर्ट्स की जा रही है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की, पीओएस एजेंट बनाने की। लेकिन अगर पीओएस एजेंट जो है वो कंज्यूमर से अपने सार्फ से वो टैक्स इकट्ठा करके रखते जाए और वो आगे एफपीआर को पास ना करें, तो वहां पे आके आप क्या कर लेंगे? तो ये कल्चर है। तो इसमें डॉक्टर साहब अगर ह्यूमन फैक्टर को कम कर दिया जाए, ह्यूमन प्रेजेंस कम कर दी जाए, तो कैन यू थिंक इट मे हेल्प? आई मीन समहाउ इंसानों का किरदार कम हो जाए, लोग जो डायरेक्टली हैंड टू हैंड डीलिंग होती है, कंप्यूटर आ जाए इसमें, ऑनलाइन आ जाए। हमें इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाने होंगे एक जो कि हमें पता हो कि जैसे और बहुत सी चीजें हैं वो काबिल सजा जुर्म है। इसी तरह से अगर आपका जो पीओएस एजेंट है आपसे टैक्स लेता है और एफपीआर को पास ऑन नहीं करता, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका वो क्या रिस्क है उसका, ताकि एफपीआर की आमदनी में इजाफा हो सके। यानी मुझे नए टैक्स देने में कोई इतराज नहीं, लेकिन मुझे ये तो श्योरिटी हो कि जो कुछ मैं दे रहा हूँ बाकी गवर्नमेंट का हिस्सा। और अगर वो गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं रहा, मेरी जेब से भी निकल रहा है, गवर्नमेंट भी उससे महरूम है, तो फिर इस तरह की टैक्सेशन का फायदा क्या होगा? सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम करंट सिचुएशन देखें, आईएमएफ मिशन मौजूद है पाकिस्तान में और नए प्रोग्राम पर गुफ्तगू हो रही है, चीज़ें चल रही हैं, इम्कान यही है कि मज़ीद टैक्सेस की भरमार होगी। क्या लग रहा है आगे आने वाला बजट जो है वो भी इससे मुतासर होगा और आवाम पिस्ती नज़र आ रही है, या फिर किसी हद तक कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? क्या आईएमएफ इस वक्त आपको कह रहे हैं कि आप टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ आना चाहें तो वो दे दें, जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज थी, ब्रैकेट सब्सिडीज, वो ना तो अब हुकूमत के पास इतना मार्जिन है, फिस्कल मार्जिन के वो दे सके, ना इसको कोई एक्सेप्ट करेगा। जो लीड कैप्चर है उस पर भी हर एजेंसी ने इस पर बात की है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी है, तो सभी ये कहते हैं कि जी अगर आपको अपने कुशन देना है तो फिर आप ये जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज है इसको खत्म करें। इसी तरह से इन तमाम अदारों ने जितनी भी लैंडिंग एजेंसीज हैं ये बार बार ये इस चीज़ की बात करती है कि अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आए, और डायरेक्ट टैक्स तब आएंगे जब आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी, वगरना तो एफपीआर जो है वो सारा अपना टारगेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। यानी आपके घर में जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी जीएसटी वही चार्ज होता है, फोन पे, टूथपेस्ट पे, बाकी चीज़ों पे जो आपको होता है। तो वो रिग्रेसिव टैक्सेस से आप तभी डायरेक्ट पे आएंगे जब आप अपनी इकॉनमी डॉक्यूमेंट करेंगे। और ये दो चीज़ें हैं जो कि
बजट में रिफ्लेक्ट होती है, आपको नुमाया तौर पर नजर आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे डायरेक्ट टैक्सेस का कल्चर आए और हुकूमत इन्फोर्स करे उन तबकों के ऊपर जो टैक्स नहीं दे रहे, जिनका ज़बरदस्ती कट रहा है। अब मुझे और डॉक्टर साहब आपको क्या टारगेट सब्सिडी देनी है किसी भी चीज़ पे हुकूमत ने? हमें हुकूमत को लगता है हम तो बहुत अमीर हैं सब ना, जो भी सैलरीड लोग हैं, इनके बेचारों के काट लो, चाहे वो 50,000 लेता है या 5,000 लेता है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। जी हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री पर पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली फाइका रियाज से, जिन्होंने बतौर हॉकी प्लेयर करियर का आगाज किया और फिर तेज तरीन दौड़ने का फैसला भी किया और 2019 में पंजाब की तेज तरीन खातून करार पाई और हालिया नेशनल चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर लॉन्ग जंप में कामयाबी भी हासिल कर ली है, बेस्ट एथलीट करार पाई हैं। फाइका रियाज को इस सारे खेल में मसाइल क्या आए, पेरिस ओलंपिक्स में जाने की तैयारियां कैसी हैं, इस पर मजीद फाइका से बात करेंगे। मगर इससे पहले आपको ये भी बता दें कि रवा बरस पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 2 जो एथलीट्स हैं वो एक्शन में होंगे। अरशद नदीम बराह रास्त क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि फाइका रियाज वाइल्ड कार्ड पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी अब करेंगे। अरशद नदीम द जेवलिन चैंपियन, वो इस वक्त शरीक हो रहे हैं। उनसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड लेकर आए पाकिस्तान के ओलंपिक्स में। और फिर फाइका से तो उम्मीदें हैं ही, वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए। अभी फाइका से ऑफ एयर बात करे थे कि एक एथलीट की ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि आप ओलंपिक्स में किसी मुल्क की नुमाइंदगी करें, और पाकिस्तान जो कि दुनिया का बड़ा मुल्क है उसकी नुमाइंदगी। फाइका, वेलकम टू एक्सप्रेसो। जहाँ आप रही हैं एक्साइटेड हम हो रहे हैं, कैसा फील आपको, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। कभी सोचा था कि आप ओलंपिक्स में जाएंगी? ख्वाब तो था कि मैं जाऊंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको पूरा कर दिया। अच्छा जी। कितना अरसा पहले ये ड्रीम किया था आपने कि मुझे एक दिन एथलीट बनना है और मुझे ओलंपिक्स खेलनी है? 4 साल पहले मैंने ये सोचा था कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स खेलूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था, मतलब इंजरीज हो जाती थी सब कुछ। लेकिन उसके बाद फिर भी सोचती थी नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला है मेरे साथ। तो मैंने हार्ड वर्क किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। सही है। तो फाइका, ये तो बताएं कि हॉकी प्लेयर से तेज तरीन दौड़ने वाली खातून कैसे बन गई आप? खातून नहीं, अभी लड़की है। हॉकी शौक था मेरा, लेकिन जब मैंने हॉकी की बेस पे मतलब एथलेटिक्स शुरू करी तो फिर हॉकी का इतना स्कोप नहीं था, तो सबने मुझे ये कहा कि हॉकी छोड़ दो। लेकिन हॉकी सिर्फ मैं मतलब साइड जो गेम होती है उसके तौर पे मैं खेल रही थी। फिर जब मैंने प्रोफेशनल एथलेटिक्स शुरू करी तो फिर मैंने हॉकी को छोड़ दिया, क्योंकि दोनों के लिए टाइम नहीं मैनेज हो रहा था मेरे लिए। फिर मैंने हॉकी छोड़ दी और प्रॉपर एथलेटिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अच्छा, तो वो ज़्यादा हार्ड था या ये ज़्यादा हार्ड है? एक स्पोर्ट्स मेन के लिए, स्पोर्ट्स वुमेन के लिए तो कुछ भी इजी नहीं होता, आई बिलीव। एथलेटिक्स ज़्यादा मतलब हार्ड गेम है, ज़्यादा हार्ड इसको मदर ऑफ द गेम्स कहा जाता है। इसमें फिटनेस भी चाहिए, हर चीज़ की, इंडिविजुअल गेम है इसीलिए। यहाँ तो ना ट्रेनर्स हैं ना उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आपने ये क्यों ऑप्ट किया? बहुत सारे हमने देखा है जो हमारे वेट लिफ्टर्स है, बेचारे घरों में वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं। इवन अर्शद की अच्छी एग्जांपल है, उसको भी उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, इज बीन हियर ऑन आवर शो। तो आपने क्यों फैसला किया? तो बड़ा मुश्किल था। मैं आपको बताऊं, मैं भी कोच के बगैर ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे कोच साहिवाल में रहते हैं, मैं 1.5 साल से मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ, वीडियोस बनाकर उनको भेजती हूँ, वो मुझे फिर गलती आप बताते हैं। ओलंपिक्स खेलने जा रही हैं और आप कोच के बगैर 1.5 साल से ट्रेनिंग कर रही हैं। मैं इसी तरह चैंपियन भी बनी हूँ। गुडनेस, वाह वाह। अच्छा फाइका, ये तो आपकी मेहनत अनथक। ये बताएं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी पेरिस ओलंपिक्स में हुई है, इसके लिए कैसे क्वालिफाई किया जाता है क्या ये वाइल्ड कार्ड एंट्री? इवेंट में ये होता है कि ओलंपिक्स में एक टारगेट दिया जाता है, मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, अगर हम वो टारगेट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन हो जाती है। लेकिन अगर किसी कंट्री से कोई क्वालिफाई नहीं करता तो उसको फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू बुलाया जाता है। अच्छा। इंडिविजुअल गेम में ऐसे होता है। ठीक है। पहली दफा किसने बताया कि ये हो गया है? एसोसिएशन ने बताया या कोई? मैंने नेशनल खेली थी, उसमें बेस्ट एथलीट हुई थी, तो टॉप एथलीट को भेजा जाता है बाहर। तो उसके बाद तो सबने मुझे कहा कि तुम्हारी नॉमिनेशन चली जाएगी। उसके बाद कॉन्स्पिरेसीज भी बहुत चलती है ना, पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो कभी यकीन नहीं किया। उसके बाद होनी थी फास्टेस्ट वुमेन, एचिसन में हुई है। उसके बाद सबने कहा कि इसमें से जो जीतेगा ना वो जाएगा नॉमिनेशन, यानी उसकी नॉमिनेशन चली जाएगी। तो वो भी मैं विन कर गई। तो उसके बाद फिर जब मेरी नॉमिनेशन वहाँ से ओलंपिक से कंफर्म होकर आई ना, फिर मैंने सबको बताया कि मेरी नॉमिनेशन कंफर्म हो गई। तो बचपन में जब अपने कजन्स भाइयों वगैरह के साथ जब आप खेलते होगे, उस वक्त भी छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, उस वक्त भी इतनी फास्ट ही निकल जाती हाँ, थी, पता लगता था कि इसने ये एथलीट बन जाना है भाई बड़ी। मेरे पापा मामा कहते थे कि बहुत फास्ट हो, मतलब कि मैं तब शुरू से ऐसी थी, लेकिन कभी उस टाइम स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं गया था। मैंने लेट शुरू किया बहुत स्पोर्ट्स। कब एक टीनेज लड़की को खास तौर पे पाकिस्तान में ये सोचना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना करियर बना सकती है? जैसे आपने ऑप्ट किया है, आप हॉकी प्लेयर थी, फिर आपने कहा नहीं मुझे ये वाला करना है, और फिर आप कर रही हो माशाल्लाह, और अब तो हाईएस्ट लेवल पे कर रही हो। कब एक लड़की डिसाइड कर सकती है टू मेक इट अ करियर? उसको कब करना चाहिए? राइट एज क्या है इसकी?
एज तो कोई मैटर नहीं करती है, जब इंसान का दिल करे तो उस तरफ हमें जाना चाहिए। अच्छा। अब मैं कहूँगी कि अब पढ़ाई भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पोर्ट्स ही ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोर्ट्स के साथ साथ। ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स अगर हमने करनी है तो प्रोफेशनल करनी है, उसको वैसे हम साथ साथ मेंटल फिटनेस के लिए भी लेकर जा सकते हैं। तो इंसान का जो दिल चाहे उसको वो करना चाहिए, ये नहीं कि किसी के कहने Age पे doesn't कुछ matter. करेगा। एज डजंट मैटर। Great. अच्छा फाइका, तैयारी कैसी है पेरिस ओलंपिक्स की? मतलब दुनिया भर के बेस्ट एथलीट्स आएंगे वहाँ पर, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी वहाँ पे अपना बेस्ट करके आऊँ। तैयारी तो अच्छी है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी डे रूटीन क्या होती है, हमें बताइए जरा। मेरी डे रूटीन होती है हफ्ते में 6 दिन, मतलब मैंने ट्रेनिंग करनी होती है। संडे एक मेरा ऑफ होता है, एक दिन ट्रैक वर्क होता है, एक दिन जिम वर्क होता है। बीच में अगर बॉडी फिटीक में जा रही है तो फिर हम फिटनेस ट्रेनिंग कर लेते हैं। अच्छा जी। और कितनी ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट कितना टाइम ट्रेनिंग को देती हैं आप? एक दिन में मतलब 3 से 4 घंटे बस। 3 से 4 घंटे। जी। ओके। और इसके लिए तो मैंने तो अक्सर देखा है लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं नॉर्मल रेसेस की, वो बेचारे सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। वो लॉन्ग रेसर्स होते हैं। अच्छा। मैं स्प्रिंटर हूँ तो ठीक मैंने है। तो स्पीड पे वर्क स्प्रिंटर को करना उतना है। स्टेमिना नहीं चाहिए, उतनी ट्रेनिंग उस पे स्पीड हमें चाहिए होती है, एक्सप्लोसिव पावर चाहिए होती है। अच्छा। मतलब लाइक स्पीड होगी तो ड्रिल्स होती हैं, उसके लिए स्पीड वर्क होता है, वो चाहिए होता है। जो आप रोड रनर की बात कर रहे हैं वो जो है वो लॉन्ग रेसर्स को चाहिए होता है। अब हमें ये बताइए, हमें पता चला है कि आपके पास भी हमारे दीगर एथलीट्स की तरह कोई वसाइल नहीं है माशाल्लाह, और फोटो सेशंस जो हमारे वज़रा आला भी लेट मी से दैट करवाते रहते हैं, कोई सपोर्ट उस तरह की नहीं है आपके पास? हाँ जी, नहीं है अभी तक तो। क्यों नहीं है? किसी ने आपसे रब्ता नहीं कि आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? कोई मदद अभी आपको? आस्ता आस्ता कर रहे हैं, मैं भी आगे हो जाए। अभी मेरा कैंप भी लग रहा है इस्लामाबाद में, पर अभी जो है ईरान के टूर का लग रहा है। नेक्स्ट मंथ मैंने ईरान जाना है, इंडोर है वो खेलने, उसका भी कैंप लग रहा है। उसके बाद आऊंगी तो फिर ओलंपिक्स का कैंप लगेगा। होप सो मेरे कोच मेरे साथ होंगे। अभी तो इनको ये उम्मीद है, अल्लाह करे इनके कोच इनके साथ, जो एक एथलीट का बेसिक राइट है, बेसिक नीड है। अच्छा तो फाइका, क्या गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और क्या जो जिस तरह से अगर पाकिस्तान के ग्राउंड्स की बात की कि वो आलमी सतह के मुताबिक है, उनमें प्रैक्टिस जिस तरह से आपने रनिंग की करनी है? फैसिलिटीज सारी मौजूद हैं पाकिस्तान में भी जो एक प्लेयर को रिक्वायर होती हैं, यानी डाइट भी अच्छी होती है, ग्राउंड अवेलेबल है, जिम अच्छे अवेलेबल है। लेकिन बस ये है ना कि कैंप लग जाए। अभी जैसे मैं अपने खुद कर रही हूँ सर, फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को खुद कर रही हूँ। अब कैंप लगेगा तो मैं प्रॉपर एक रेस्ट भी कर सकूँगी। अब मेरा घर से आना जाना ग्राउंड तक, अब यही तो प्रॉब्लम है कि मेरे कोच साहिवाल के और मैं लाहौर की हूँ, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन वो कभी कभार आ जाते हैं, बट अब इस तरह पूरी फैमिली को छोड़ के थोड़ी आ सकते हैं मेरे obviously, लिए। उनको और उनके पूरा खर्चे हैं। 1.5 साल बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर कैंप लगेगा, अगर गवर्नमेंट देगी कैंप तो वही फिर उसी की वजह से फाइका, मैं वी कुछ कैन कर फील सकती इट। हूँ। आप एक तो आप हमारी हीरो हैं, आप ओलंपिक्स में जाएं या ना जाएं, ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स जो पर्सन होता है उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, इतनी बेशक टफ ट्रेनिंग्स एंड ऑल, और उसके बाद फिर इन नामसायद हालात से गुजरना। हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स हैं। मैं हैरान हूँ कि आपसे एक हमारी एथलीट जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तनकीद मीडिया पे करते हैं, मीडिया तो यही कर सकता है ना, हाईलाइट कर सकता है, इन लोगों को बिठा सकता है, ट्रिब्यूट दे सकता है, वो हम कर रहे हैं। आपका हक बनता है, बल्कि आपका फ़र्ज़ बनता है, इस ज़मीन ने आपको दिया है, आप रिटर्न करें। सियासतदानों से या वज़रा से हम क्या ही उम्मीद रखें? कह के थक गए, हम कानों पे जू नहीं रही। अपने खर्चे में सिर्फ पेट्रोल और डीजल के इनके करोड़ों के खर्चे हैं, लिटरली करोड़ों के खर्चे हैं। और एक एथलीट पे कितने पैसे लग जाते हैं? एक टूर्नामेंट खेलने जाता है कुछ लाख रुपए, उसके आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा। तो हमें बैसियत कौम शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इनका टैलेंट आप देखें, और ये पेरिस ओलंपिक्स में खेलने जा रही है। किसी चीन जापान जैसे मुल्क में जाएं तो इनके मुजस्मे बने, इस बच्ची के मुजस्मे बने, लिटरली टेल यू। फाइका, क्या फील होता है जब इस तरह की नेग्लिजेंस सामने आती है? जज्बा बढ़ता है मेहनत करने का, फिर और जोर लगाने का दिल करता है, और ज्यादा तेज स्पेंड करने का दिल करता है, या मायूसी होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे मायूसी वाली बात है, गुनाह है। मैंने हमेशा शुक्र अदा किया। मेरे बहुत ज़्यादा भी अगर मैं इंजरीज में थी, लोगों ने बातें वगैरह की, तब भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं आज खड़ी हूँ। मतलब अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। दो साल मैंने परफॉर्म नहीं किया था। 2 साल में बहुत ज़्यादा कौन था जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था कि नहीं तुम कर लोगी? मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अकेली ट्रेनिंग करती थी ना, मुझसे होती नहीं थी। मेरी गैदरिंग ऐसी थी कि मैं मतलब हंस खेल के ट्रेनिंग करती थी। लेकिन जब मैंने अकेले ट्रेनिंग शुरू की तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। फिर मतलब डेली मेरे कोच ने मुझे कॉल करके मुझे मोटिवेट करना कि नहीं, यू कैन डू दिस, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं अरे वाह, हैट्स ऑफ टू हिम, ही मस्ट बी वाचिंग। आपको हमारा सलाम है, आपने हमें इतनी अच्छी एथलीट दी है। अल्लाह करे ये टाइटल जीते ना जीते, दिल तो जीत ली, क्योंकि अल्लाह ने इनको वो मकाम दे दिया, वो टाइटल दे दिया। शी इज़ गोना बी एन ओलंपियन माशाल्लाह।
तो हमारी बेस्ट विशेस फाइका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा असर खास तौर पे एक्सक्लूसिव अपील मेरी मरियम नवाज साहिबा से है, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। फाइका की तरफ देखिए, इनको बुलाइए चीफ मिनिस्टर हाउस, या आपकी गेस्ट बने, इनको सपोर्ट करें। कितना खर्चा आ जाएगा हुकूमत पंजाब का? ये किसी एक वो जो एक कहते हैं ना वैन है जो गवर्नमेंट के स्क्वाड में चलती है, उससे भी कम खर्चा होगा, ओलंपिक्स खेल के आ जाएंगे। प्लीज लुक इनटू दिस। हमने ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक वाकये का जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश में एक जंगी जहाज स्टंट के दौरान हादसे का शिकार हो गया, और ये जो सारा वाकया था इसमें एक पायलट जान से गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट करते हुए बताता है कि 9 मई को बांग्लादेश के शहर में स्टंट के दौरान जंगी जहाज रनवे से टकरा गया। ये फुटेज आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर। और ये जब जहाज रनवे से टकराया, दोबारा से फ़ज़ा में बुलंद हो गया और इस दौरान जहाज में आग लगी, जिस पर दोनों पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ा। इमरान, लगता है पायलट्स ने रात को टॉप गन मूवी देखी थी, जिसका स्टंट उन्होंने। अच्छा, एक तरफ तो सबसे पहले अफसोस है जो एक पायलट गुजर गए, यकीनी तौर पे बांग्लादेशी हैं तो मुसलमान होंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन सीन इंटरेस्टिंग भी है, द सेम डेंजरस तो है ही। मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह से तो हमारे यहाँ लोग मोटरसाइकिल नहीं सीखते जिस तरह ये पायलट। बांग्लादेश को देखना चाहिए कि किस तरह की पायलट्स की ट्रेनिंग हो रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स है माशाल्लाह। हादसा हो जाना नेचुरल है, हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग हादसा है। और ऐसे लगता है कि पायलट बिल्कुल गेज नहीं कर पाया कि इस जहाज का जो फासला है ज़मीन से वो कितना होना चाहिए, और फिर शायद वो जो एक कशिश शकल है उसका शिकार हुआ तैयारा और जमीन से हिट करके दोबारा ऊपर गया, और फिर उसके बाद इसमें आग भड़की और देखे फिर किस तरह से तैयारा पानी में गिरकर तबाह हुआ। अफसोसनाक वाक़या, एट द सेम टाइम लर्निंग लेसन इन इट, जो प्रोफेशनल एयर फोर्सेज हैं उनके लिए। हमने कहा आपसे शेयर करें। एक ब्रेक लेते हैं, टॉप द यार वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करेंगे निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज गुफ्तगू हो रही है मशहूर शायर अहमद फराज और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की यादों पर। आइए देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में, और मेरे साथ बैठे हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। सर, फराज साहब, बहुत कम ऐसे शायर हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से हम ये कह सकें कि वो मकबूलियत जो उनको मिली, अच्छा नौजवानों में भी और सीनियर लोगों में भी, मतलब शायरों के शायर भी कहा जा सकता है, सीरियस चीज़ भी थी। और पॉपुलैरिटी एक तो मैं इस हवाले से कि बड़ी एक्सेप्शनल है, और दूसरा आपकी फराज साहब से पहली मुलाकात कब हुई? बहुत पहली जो थी, ये टाउन हॉल में मुशायरा था लाहौर, तो सफदर मीर खड़े हुए थे। फराज पहली मरतबा मैं उन्हें देखा, मेरी उनसे कोई वाकफियत नहीं थी। तो उन दिनों मैं एक्टिंग किया करता था ड्रामों में, तो सफदर मीर का आखिरी शब्द था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और वो सिराजुद्दौला वगैरह मैंने किरदार अदा किए। तो सफदर मीर साहब कहने लगे कि भाई आप ठीक है, एक्टर तो बड़े अच्छे हो, लेकिन आपका नाम बड़ा गैर शायराना। ठीक है। तो इस पे फराज कहने लगे कि क्यों, किस तरह गैर शायराना? मैं उसको मतलब इस्तेमाल करके बताता हूँ, पुराना शेर है। तो कहने लगे पहले उसने मुस कहा, फिर तन कहा, फिर सर कहा, इस तरह उस जालिम ने मुस्तनसर के टुकड़े कर दिए। अच्छा, अब रिदम में है। ये एक सरसरी सी मुलाकात। लेकिन मेरा नावल पखेरू शाया हुआ, तो पिंडी में उसका कोई फंक्शन था, वहाँ पे मुझे मिलना था शफीक रहमान से और कर्नल मोहम्मद खान से। वो पिंडी क्लब में ठहरे हुए थे, मैं उनसे मिलने गया बुनियादी तौर पे। पहली मुलाकात भी शफीक साहब से और कर्नल साहब से वहीं हुई। तो जमीर जाफरी भी आए हुए थे। इतनी देर में एक वैगन आई लड़कियों की, बुकारम सा गर्ल्स कॉलेज, वहाँ का मुशायरा हो रहा था, वो लेने आए जमीर जाफरी साहब को। सही। अब मैं क्योंकि थोड़ा सा जाना जाता था टेलीविज़न के हवाले से, और उन दिनों को इतनी आमदोरफ्त भी नहीं थी, तो वो बहुत एक्साइट हुई, कहने की सर ये मुशायरा तो आप भी चलिए। मैंने कहा भाई ये मुशायरे में मैं जाके क्या करूँगा, मेरा कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद उनकी वाइस प्रिंसिपल आ गई कि नहीं जी, खैर फाइनली अब हम जब गए हैं तो मुशायरा शुरू होने से पहले फ्रंट रो पे शायर हजरात तरतीब से बैठ गए। वहाँ फराज मेरे साथ बैठे थे। अब हुआ ये, सलाम दुआ हुई कि वो गर्ल्स कॉलेज की जो ख़वातीन थी, लड़कियाँ ज़्यादा, चूँकि फराज आते जाते रहते थे, वहीं रहते थे, तो मैं कम आता था, तो इसलिए मेरे की ऑटोग्राफ लेने वालों का ज़्यादा हजूम। और फराज साहब के
गिर्द, कम लोग थे। तो जब हजूम छट गया तो पहला उन्होंने मुझे फिक्रा कहा कि तारड़, शिकार अपने अपने जंगल में तो तुम लाहौर रहो। यहाँ से हमारा आगाज़ हुआ और उसके बाद मेरा ख्याल है कि बड़े भाइयों की तरह वो मेरा ख्याल रखते। ही वॉज सो वरीड अबाउट थिंग्स, और जिस तरह, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी उसी तरह करता था। ऑल्दो उनकी रेपुटेशन जी थी, हर वो शख्स जिसको पॉपुलर मैंडेट मिलती है उसके बारे में ज़्यादा लोग खुश नहीं होते, और उसमें बुनियादी एलिमेंट हसद का होता है। लेकिन फराज जो है, मैं उनको आज भी याद करता हूँ। उनकी जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, कुर्बत जो है, मैं उसके बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन एक मसलन लाहौर आए, मुझे फ़ोन किया उस रोज़ से पसंद, तो कहने लगे तुम पहुंच जाओ वहाँ पे फ़लाँ जगह, खाना है या क्या है। मैंने कहा जी मैं नहीं पहुंच सकता, यहाँ पे बसंत मनाई जाती है। गुड ओल्ड डेज़, जब हमने अच्छे जो फेस्टिवल थे वो अपने तर्क नहीं किए थे तअस्सुब के नाम। चुनाचे कहने लगा कि अच्छा तो बसंत मना रहे हो। मैंने कहा जी हाँ, मतलब है कि बच्चे भी हैं और भी लोग हैं 2-3, तो मैं आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाए। तो फराज साहब आ गए। अच्छा, साथ एक और ख़ातून थी। खैर आके उन्होंने चाय पानी पिया और छत पे चले गए 22 गुलबर्ग। अब हुआ ये वकार कि इर्द गिर्द छतें भी भरी हुई थी, लोग गुड्डियाँ उड़ा रहे थे, ख़वातीन भी थी उनमें, लोग भी थे। और सडनली किसी ने स्पॉट कर लिया फराज साहब को। सही। अब वो सारी छतों पे शोर मच गया कि जी देखे फराज जो है वो गुड्डियाँ उड़ा रहा है। मतलब उनके लिए ये एक स्पेक्टिकल था कि मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ द कंट्री राइट नाउ, वो मतलब पेचे लड़ा रहा। पेचे तो वैसे भी आपको पता ही लड़ाते ही रहते थे, लेकिन गुड्डियों के। तो इस तरह और बहुत सारे उनके साथ उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बेमिसाल थी। सिर्फ ये नहीं है कि गुलकारों ने गाया, लेकिन उसके साथ ही जो मैसेज में थी, यानी यूथ से लेके मतलब जो उस्ताद जो थे वो भी उन्हें मानते थे और फ़िक्रा कमाल के कहते थे। और मैं बहुत सारे ऐसे फ़िक्रे हैं जो मैं सुना तो सकता हूँ, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। लेकिन एक जो मुझे शेर उनका बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारे शेर, मतलब ये मेरे साथ कैसी रोशनी कि मुझसे रास्ता देखा ना जाए, ये सिंपल शेर तो मेरे पास होते हो गोया जब कोई उस किस्म का, और वो बुत है या खुदा देखा ना जाए, ताहिर सैयद ने गाया। और भी मतलब कि मुझे वो सूखे हुए फूल किताबों में मिले वो सबसे ज़्यादा नापसंद। बल्कि दिल्ली में साग कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ मेरी सदारत थी, रोज़ाना किसी के एक बंदे की सदारत होती थी। फराज भी आए, फराज फ्रंट पे बैठे हुए थे। तो मेरा उन दिनों एक प्रोग्राम चल रहा था शादी ऑनलाइन, जिसको वो सख्त नापसंद करते थे और मुझे हमेशा कहते थे यार ये तुम्हारे स्टेचर के मुताबिक नहीं, क्या प्रोग्राम करते हो तुम, मतलब रिश्ते करवाते हो। तो मैंने कहा जी ये मेरा घर का खर्चा चलता है, मैंने नई गाड़ी ले ली है, नहीं इसको छोड़ दो, पैसों के लिए करते हैं। मैंने कहा हाँ नेचुरली। चेक बुक सामने रख दी, कहने लगे लिखो जितने पैसे लिखो। अच्छा। हाँ उसको छोड़ दो। बहरहाल ये मैं, यानी वो ये भी ख्याल रखते थे कि जो भी अदब में थोड़ी बहुत मेरी है क्रेडिबिलिटी वो भी मजरूह ना हो। चुनाचे वहाँ पे मैं वो सदारत कर रहा था, तकरीर करने लगा, तो पता नहीं वो भी बड़ी मुश्किल से हम लोग याद करते हैं, मैं कुछ इतना अच्छा मुकर्रर तो नहीं। तो फराज बुलंद आवाज़ से कहता है इसकी बात मत सुनिए, ये अदीब नहीं है, ये शादी ऑनलाइन जैसा प्रोग्राम करता। अच्छा एक दफ़ा तो उसने कहा, अब आप जानिए कि मैं भी थोड़ा सा वो सिलसिला है मुझ में जाट होने का। दूसरी मरतबा फिर उसने कहा, कहने लगा इसकी बात मत सुनिए, ये इसका नाम ये है, अब सबको पता ही है, ये शादी ऑनलाइन जैसा वाहियात प्रोग्राम करता है। तो मैंने कहा ख़वातीन हज़रात, ये हमारे मुल्क के बड़े मशहूर शायर हैं, साथ कॉन्फ्रेंस थी, बड़े लोग।
और ये जो कुछ भी कह रहे हैं इनकी बात मत सुनिएगा। अब आप ये फरमाएं कि जो शख्स इस नौइयत के बचगाना शेर करता है, कहता है क्योंकि बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे और फिर सूखे हुए फूल के ताब, ये कोई शेर है? वॉकआउट कर गए, बहुत नाराज हुए। अच्छा। हाँ, लेकिन फराज कहता है कि एक तो दिल लिए फिरते हो गलियों गलियों, जी जी, एक तो दिल लिए फिरते हो गलियों गलियों, और फिर तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। वाह वाह वाह। फराज साहब पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तार साहब से मज़ीद भी पूछना, क्योंकि जब भी तार साहब फराज साहब का जिक्र करते हैं तो जिस तरह वो जिक्र करते हैं उसी से अंदाज़ हो जाता है कि ये इंटीमेसी और ताल्लुक़ जो है ये कितना गहरा था, और काफ़ी बेतकल्लुफ़ाना उनका जिस तरह जिक्र करते हैं, और बहुत ही क्लोज़ लगता है कि दोस्त रहे। तो इस हवाले से फराज साहब पे भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ है और ये आगे चलता रहेगा सिलसिला एक ऐसे इस्लाम के रुकन के बारे में बात करने का जो कि फ़र्ज़ है हर उस साहिब इस्तिताअत पे, जैसे अल्लाह ने ये फजीलत दी है, ये सहूलत दी है कि वो इसको अदा करे। हम जिक्र कर रहे हैं हज बैतुल्लाह का। दुनिया भर में यकीनी तौर पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे, और इसके लिए लोग सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, और ये फ़रीज़ा अदा करने के लिए लोग कोशिशें करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर से जो मुसलमान हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर अल्लाह के घर में पेश होंगे, फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान के बारे में स्पेसिफिक हम बात करेंगे। यहाँ से जो हज परवाज़ें हैं इसका सिलसिला इस वक्त जारी है। पहली परवाज़ के बारे में भी रिमेंबर हमने आपको बताया था, और गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हुकूमत पाकिस्तान ने हाजियों के लिए इक़दाम किए हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। और कराची में भी जो मुख्तलिफ आज़मीन हज हैं उनके लिए रूट टू मक्का सर्विस का बाकायदा आगाज़ हुआ। जो हजाज कराम है उनके लिए इसमें क्या सहूलियात हैं, रूट टू मक्का क्या इम्पैक्ट कर रहा है, और ये सफ़र कितना आसान बना रहा है, इस पर हमने बात करनी है। और बड़े अहम मेहमान इसी पे हमारे साथ मौजूद। बात करने के लिए हमारे साथ ज़ियाउर रहमान खान साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं हज मदीना के, वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउर रहमान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अहम मौजू है जिसमें हाजियों की अवेयरनेस भी इन्वॉल्व है, और आपका चैनल का शुक्रिया कि आपके वसातत से जो है ना हमारे जो आज़मीन हज है वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन ले सकेंगे इस टॉपिक के बारे में, और ख़ासतौर पर जो यहाँ के हमने इक़दाम किए। वी आर ग्लैड कि हम वसीला बने। अच्छा ज़ियाउर रहमान साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान से अभी तक जो हज ऑपरेशन, हज फ्लाइट ऑपरेशन, उसके तहत कितने हुज्जाज जो है उनको पहुँचा दिया गया है अभी तक उधर? जी, एज ऑफ नाउ तकरीबन हमारे पास 15,000 हाजी पहुंच चुके हैं, और ये फ्लाइट ऑपरेशन जो 9 मई को शुरू हुआ है, तो ये तकरीबन जो है ना हमारा 24 मई तक हमारा यहाँ चलेगा, यानी 16 ज़िलक़ाद तक यहाँ सिलसिला चलता रहेगा मदीना के लिए परवाज़ें, और उसके बाद फिर जद्दा से परवाज़ें शुरू हो जाएगी मक्का के लिए। ओके। तो ज़िया भाई ये बताइए कि ये रूट टू मक्का है, ये स्पेसिफिकली क्या है, हमारे देखने वालों को बताइए। इसके ज़रिए हुज्जाज कराम के लिए क्या फैसिलिटेशन है, क्या नया है इसके अंदर, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिए। जी, रूट टू मक्का एक सऊदी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें जो मुस्लिम ममालिक है, ख़ुसूसन पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इसमें तरजीह दी गई है, जिसमें तकरीबन तमाम जो इमिग्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं उसको आसान बना दिया गया है। एक हाजी को एक एयरपोर्ट पे बिल्कुल सीधा बहुत शॉर्ट पॉसिबल टाइम में वो अपने पॉइंट ऑफ डिपार्चर से वो बैठना पड़ता है, और फिर यहाँ पे पहुँच के मदीना शरीफ या जद्दा जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे पहुँच के यहाँ पे भी इमिग्रेशन के उनके जो प्रोसेस है वो नहीं होते, यानी एडवांस में बहुत सारी प्रोसेस ऐसे होते हैं कि वो पूरे किए जाते हैं, और हाजी बड़ी सहूलत के साथ विद इन 30 मिनट्स एयरपोर्ट से निकल आके उनके साथ उनके लिए बसें खड़ी होती है, और वो सीधा आधा घंटा 20 मिनट में अपने बिल्डिंग पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस किसी ज़माने में कोई 12 घंटे 15 घंटे तक मुहित होता था, जो कि अभी 1 से 2 घंटे तक ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, यानी बिल्डिंग तक पहुंचने में इतना प्रोसेस लग जाता है। तो ये एक बहुत, और यहाँ पे इनको जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लाउंज है जिसको VIP लाउंज कहते हैं, उसी से इनको जो है ना रिसीव किया जाता है, और बाहर बड़ी सहूलत के साथ इनको वो जल्द अपने बसों में बिठा के अपने बिल्डिंग तक पहुंचाया जाता है। और मैं ये बताता चलूँ आपके वसातत से
कि पाकिस्तान जो है ना इज द ओनली कंट्री जिसको अभी तक 2 PODs में ये इजाजत दी गई है, यानी कराची और इस्लामाबाद। अच्छा तो ये हमारे लिए, हमारी मुल्क के लिए एक एजाज की बात है, और हम सऊदी गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे जहाज के फैसिलिटेशन के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इसको एक्सटेंड किया है। देखो ये जो इनिशिएटिव है ये छोटा इनिशिएटिव नहीं है, इसमें बहुत सारे जो है ना कॉस्ट इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्स की एंगेजमेंट इन्वॉल्व है, यानी पूरा एक पैरा पर नहीं लिया जो है ना आपको एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर पे आपको शिफ्ट करना होगा। तो ज़ियाउर रहमान साहब इस हवाले से भी बताइएगा, इस बार कितने हज्जाज जो हैं वो हज का फरीज़ा पाकिस्तान से सरअंजाम देने के लिए गए हैं, और इसमें सरकारी हज का क्या कोटा है और प्राइवेट क्या है? जी हमारा तकरीबन टोटल कोटा जो हुज्जाज का है पाकिस्तान का, सरकारी और प्राइवेट मिला के, वो तकरीबन 1,79,210 है। अच्छा। और इसमें प्राइवेट 50-50 शेयर है, तो तकरीबन 90,000 के करीब ये प्राइवेट हो जाता है और 90,000 सरकारी हो जाता है। लेकिन इस साल हमारे जो सरकारी हुज्जाज है वो तकरीबन 69,000 के करीब आएंगे, और प्राइवेट हुज्जाज 89-90,000 के करीब जो है ना वो यहाँ पे पहुंचेंगे। अच्छा, आप इस प्लेटफॉर्म पे होते हुए हम भी चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसको इस्तेमाल करते हुए जो नए जाने वाले हुज्जाज कराम हैं जो आपको देख रहे हैं या उनके रिश्तेदार हैं जो गाइड कर सकते हैं, क्या एहतियातें हैं जो हाजी जब यहाँ से जाएं तो उनको चाहिए करना? जी बहुत अहम सवाल है। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने जितनी भी हाजी के फैसिलिटेशन के लिए और सऊदी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इकदाम किए हैं, लेकिन हुज्जाज किराम से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो जो है ना वो सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि उनको ये समझना है कि उन्होंने कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी है और कौन सी चीज़ें जो है ना ममनू है। सऊदी गवर्नमेंट की कवानीन की पासदारी करें, यहाँ पे पहुँच के जो कि पोलिटिकल स्लगनिंग वगैरह और इस तरह के पोस्टर लटकाना मना है। तो हमारे हुज्जाज को ये अवेयरनेस हो कि वो एक तो कार्ड जो है ना वो जो मिनिस्ट्री की तरफ से इनको दिया गया है उनको पहना रखे, और जो उस पर ज़ाहिर बात है ज़रूरी कॉन्टेक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर सारे उस पर मौजूद है, ताकि वो किसी भी सूरत हाल पे वो अपने जो पाकिस्तान हज मिशन है उनसे रब्ता कर सके। तो ज़ाहिर रहमान साहब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा सा मेरा, वो भी ले लीजिए कि अगर किसी हाजी को कोई शिकायत होती है या कोई मसला दरपेश होता है तो फिर क्या या उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो इस मसले का हल कैसे मुमकिन हो पाएगा, किस तरीके से राबता कर पाएगा वो? जी इस पे हमारे यहाँ पे एक और लास्ट एंड फाउंड जो सेल है वो हमारा तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे उस पर 24 घंटे तैनात है, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर बिल्डिंग तक, और जहाँ पे हाजी को गुम होने का या उसके सामान गुम होने के चांसेस है, इवन हरम तक, हरम में भी हमारे जो है ना वो जो अहलकार है, जो हमारे माविनीन है वो तैनात है, और हर जगह पे हाजियों की न सिर्फ गाइडेंस करते हैं बल्कि उनको असिस्ट करते हैं। सामान गुम हो जाए तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यहाँ इस साल बहुत एक अच्छा इकदाम किया गया है, यानी यूनिफॉर्म जो बैगेज है जिसमें पाकिस्तान का झंडा लगा होता है और इस पे एक QR कोड भी है। अच्छा। उसको किसी भी मोबाइल से टैग करके स्कैन करके तो उस पे पूरे हाजी का एड्रेस आ जाता है कि वो मदीना में किस होटल में जा रहा है, मक्का में किस होटल में जा रहा है, उसको कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाते हैं, तो उसको ट्रेस करना इंतहाई आसान है हमारे लिए। तो इसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है। हमारी बेस्ट विशेस भाई आपके साथ हैं, अल्लाह करे बहुत स्मूथली आप इस काम को करें और एडमिनिस्ट्रेटिवली तमाम किस्म के जो मेयर्स हैं वो आप लें ताकि हाजियों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये जॉब के अलावा बहुत बड़ा फरीज़ा है जिसके लिए आपको अल्लाह ने चुना है, और दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कर रहे हैं, तो ये बड़ी फजीलत की भी बात है। और अल्लाह इस एफर्ट के सदके हमारे मुल्क के ऊपर जो मुश्किलात हैं जी वो अल्लाह पाक दूर फरमाए, खासतौर पे जो माशी मुश्किलात हैं, माशरती मसाइल हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद थे, डायरेक्टर हज हैं, मदीना से हमें ज्वाइन कर रहे थे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए सूदमंद होगा, इसका फ़ायदा होगा आपको। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ और मौज़ूआत अभी हैं हमारे पास। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब क्रिकेट की बात कर लेंगे। प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की आयरलैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स के दरमियान T20 इंटरनेशनल मैचेस पर जो मुश्तमिल सीरीज है उसका तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा डबलिन में। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज ऑलरेडी 1-1 से बराबर। मेजबान आयरलैंड ने पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि जो दूसरा मैच था पाकिस्तानी टीम ने अच्छा कमबैक करते हुए मेजबान आयरलैंड की टीम को 7 विकेटों से न सिर्फ शिकस्त दे दी बल्कि सीरीज भी
ही 1-1 से अब बराबर कर दिया है आज, लेकिन जो बेहतर खेलेगा वही सीरीज का सुल्तान कहलाएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। कौन बेहतर खेलेगा आपके ख्याल में, है ना? बट आप तो मुझे लगता है इज़ारे की चैती कर रही हैं ग्रीन पहन के टीम के साथ। अभी इसकी जरूरत नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए संभाल के रखे सारे ग्रीन कलर के आपके जितने जोड़े हैं। अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त मैच एक्सपेक्टेड है क्योंकि आयरलैंड की टीम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रही है। ये कल अवैस ने हमारे शो में कहा था और ये जुमला लड़ गया हमें, इसमें कोई शक नहीं है, देयर प्लेइंग मार्वलस क्रिकेट। दूसरी जानब जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन मैकनेस से मुलाकात की है और इसमें जो विमेन क्रिकेट है उनकी सीरीज पर एक बातचीत की गई है। जो ब्रायन मैकनेस है उनका ये कहना था कि आयरलैंड क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त या सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। मोस्ट वेलकम। विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से दौरा पाकिस्तान का भी जल्द उन्होंने कहा जी जायजा लेंगे और साथ साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है इसका पाकिस्तान में इनेकाद होना है उसको भी उन्होंने खुशाइंद करार दिया। कहा कि पाकिस्तान हमेशा जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है उसके लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करता है। और अब तो मोहसिन नकवी साहब जो कि खुद अथॉरिटी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा कंपैरेटिवली ओवरव्यू करना है सारे मामले को। हमारे साथ इस सिचुएशन के ऊपर तबसरा करने के लिए नन अदर मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, ऑल द वे लाइव फ्रॉम द सिटी ऑफ लाइट्स। इस उम्मीद के साथ कि मिर्जा साहब आप खैरियत से हैं, आपको सुबह खैर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर इमरान, आपको भी और हिना को भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस डेवलपमेंट के बारे में, बल्कि पहले थोड़ा सा क्रिकेट पे बात कर लेते हैं और फिर हम साइड लाइन की मुलाकातों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने ओवरऑल मुझे लगता है अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, या पाकिस्तान को सरप्राइज मिल गया, या एक फैक्टर ये कि T20 का फॉर्मेट ऐसा है कि कोई भी टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप किसके हक में, किस कमेंट के हक में ज्यादा अपनी राय को समझते हैं? पाकिस्तान को सरप्राइज मिला या फॉर्मेट वाज द रीजन? देखिए, सरप्राइज मिला है, ये वेकअप कॉल है इमरान पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से कबल, क्योंकि वर्ल्ड कप में आयरलैंड की टीम पाकिस्तान के ग्रुप में और पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच जो है फ्लोरिडा में खेला जाएगा। और आयरलैंड की टीम 2007 के आपको याद है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हरा चुकी है। उनके खिलाड़ी जो है प्रोफेशनल पहले नहीं थे लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आई है। जिस तरह पहले मैच में 183 रन कर गए, दूसरे मैच में 193 रन कर गए, तो एक ना तजुर्बाकार बैट्समैन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो जो बड़े नाम है, जिससे हमारा 9 जून को भारत से मुकाबला है, तो भारत के मैच में क्या होगा, ये पाकिस्तान को जगह देने के लिए काफी है। क्योंकि इसके बाद, आज के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड चली जाएगी, जहां 22 मई से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात है, कैसे ओवरऑल अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं देखना होगा। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की है, इसके बाद इंग्लैंड जाएंगे और फिर वर्ल्ड कप है, जो परफॉर्मेंस अभी हम दे रहे हैं, क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम वर्ल्ड कप में आपको कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं दिखाई दे रहे हैं? क्या यही तैयारी है हमारी वर्ल्ड कप की? फिर बहुत मुश्किल है, मुझे जो कॉम्बिनेशन है जिस तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अब आप देखें ना, उस्मान खान ने कश्तियां जला दी कि यूएई की वो ऑफर जो थी वो ठुकरा कर वो पाकिस्तानी टीम में आया, वो टीम से बाहर है। आजम खान ने अगरचे रन स्कोर किए, लेकिन आजम खान एज अ विकेट कीपर मेरी नजर में तो वो इतने एजाइल नहीं है कि वो एडजस्ट कर सके। वर्ल्ड कप में कोई भी ब्लंडर हो गया, किसी भी अच्छे बैट्समैन का कैच या स्टंप छूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। इरफान नियाजी जो है वो फुल्ली फिट नहीं हुए। मोहम्मद आमिर जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की, 4 ओवर में 44 रन, बहुत ज्यादा पिटे। नसीम शाह मुकम्मल तौर से फिट नजर नहीं आ रहे। शादाब खान को आपने ड्रॉप कर दिया है पिछले मैच में, जब उन्होंने 44 रन दिए, 54 रन दिए थे 4 ओवर में, तो आप अभी तक कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे। अब देखते हैं आज के मैच में पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है। अच्छा, रमीज राजा का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि ओपन रिजवान और बाबर को ही करना चाहिए। हम बतौर क्रिकेट फैन भी ऐसा समझते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, एडजस्ट कर गया था। इंडिया के खिलाफ हमें याद है कि हमने 10 विकेटों से मैच जीत लिया था बिकॉज ऑफ दीज टू। आपको भी बीइंग एन एक्सपर्ट लगता है कि ये एक अच्छा कॉम्बो था, इसको नहीं छेड़ना चाहिए था और कैप्टन बाबर आजम को इसको रीथिंक करना चाहिए? मेरे ख्याल में इस पर रीथिंक करेंगे इमरान। उसकी बुनियादी वजह ये कि अब आप देखें कि रिजवान नाराज हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज में बाबर और साइम ने इनिंग्स ओपन की थी, रिजवान ने नहीं की थी। और अब रिजवान दोनों T20 मैचेस में उन्होंने इनिंग्स ओपन की है। साइम अयूब पहले मैच में 40 ऑड रन किए, दूसरे में 6 रन किए। तो मुझे लग रहा है कि बाद में जाकर कहीं यही कॉम्बिनेशन बाबर का और रिजवान का नजर ना आए हमें वर्ल्ड कप में, क्योंकि
साइम अयूब अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है, उसे जो टास्क दिया जाता है कि सर्किल में जब फील्डर दायरे से कम होते हैं बाहर तो जाके हिटिंग करे, लेकिन वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है, मेरी अपनी फीलिंग है, गट फीलिंग के शायद वर्ल्ड कप में रिजवान और बाबर ही इनिंग्स ओपन फिर करे। साइम की यूटिलिटी तो फिर नहीं रहेगी हमारे पास, अगर हमने उन्हें पावर प्ले नहीं दिया, और फिर तो मसला हो जाएगा उनके लिए। फिर अगर ऊपर बाबर और रिजवान खेलते हैं, नीचे वन डाउन के ऊपर फखर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर इनकी जगह तो नहीं बनेगी, मुश्किल हो जाएगा साइम के लिए। वाकई में मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो बर्फ गिरेगी इन पर। मुझे लग रहा है कि कहीं साइम अयूब जो है वो बाहर ना हो जाए। हालांकि वो अभी आए हैं, लेकिन अभी तक उनका थोड़ा सा एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम हो गया है। इमरान, जो लड़के आते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आकर, और जब वो देखते हैं चमक दमक, उनकी आंखें खीरा हो जाती हैं कि ये कहाँ आ गया। तो थोड़ा सा आदमी अपने थोड़ा सा आपे से बाहर निकलने की कोशिश ना करे, अपने जो लिमिट्स है उनके अंदर रहे और उसके अंदर रहकर पहले परफॉर्म करे, पहले टीम में जगह बनाए, फिर उसके बाद आगे की तरफ। मेरे साहब, ये आपको क्यों फील हुआ? किसी वाकये की वजह से फील हुआ आपको, या ओवरऑल आपकी एक आपका जायजा? जो मुखबिर है वो इत्तला देते हैं ना, मुखबिरी हुई है मुझे। अच्छा, आपने भी चिड़िया वगैरह रखी हुई है, चिड़िया कबूतर? ओके। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब पहली हार के बाद ही फौरन डबलिन पहुंच गए, इस पे क्या कमेंट करेंगे? क्या इतनी जल्दबाजी जेब देती है चेयरमैन को? इसके अलावा 2 अहम वजारतों के कलमदान है उनके पास, वो फौरन से बस बूस्टअप करने के लिए पहुंच गए प्लेयर्स को वहां। देखिए, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से बड़े मुतासिर हैं। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे उनको शहबाज स्पीड कहा जाता था, और मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वजीर आला थे तो वो मोहसिन स्पीड के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने अपनी वही स्पीड बरकरार रखी है कि शिकस्त के बाद, वरना कोई चेयरमैन इतनी जल्दी नहीं जाता। लेकिन लगता ये है कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो वजारत दाखिला के बजाय क्रिकेट है, इसीलिए वो गए और वहाँ उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की। हालांकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके हवाले से अब देखते हैं क्या होता है, उनकी स्पीड में इजाफा होता है या कमी आती है, तो देखना पड़ेगा। वो स्पीड है तो पाकिस्तानी टीम के लिए फिर नीड फॉर स्पीड है, ये होना चाहिए। अच्छा, क्विकली आगे बढ़ते हुए अब जरा बात कर लेते हैं आज के मैच के ऊपर। इंपॉर्टेंट मैच है, क्या स्ट्रैटेजी आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए कारगर होगी? क्योंकि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 180 बड़े रन्स नहीं कर रहे थे और वो रन्स चेज हो रहे थे, और दूसरी जानिब अगर हमारे खिलाफ बनते हैं तो वो 200 तक बन जाते हैं, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि अब ऊपर से विकेटें हमारी गिर जाती हैं। क्या स्ट्रैटेजी आप एक्सपेक्ट करते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन दिस मैच डे? देखिए इमरान, पिछले मैच में तो किस्मत की देवी हम पर मेहरबान थी। आप देखें, रिजवान का 31 रन पर कैच छूटा, 26 रन पर फखर जमान का कैच छूटा, और अगर आप इतने मेन बैट्समैनों के कैच छोड़ेंगे तो फिर आपका नतीजा यही होगा। मेरे ख्याल में आज भी पाकिस्तानी टीम के लिए असल मसला, जो मैंने शुरू में कहा, बॉलिंग का है कि बॉलिंग में सिर्फ शाहीन आफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उसके अलावा अब्बास आफरीदी। और मुझे लग रहा है कि इमाद वसीम के आने के बाद बाबर आजम थोड़े से रिलक्टेंट हैं, क्योंकि उनसे ना वो नई गेंद करा रहे हैं, सर्किल में वो नई गेंद करते हैं जिसके स्पेशलिस्ट हैं। पिछले मैच में भी उनसे 3 ओवर्स कराए गए, 1 ओवर साइम अयूब से कराया गया। तो बॉलिंग पे पाकिस्तान को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लग रहा है अभी कोई सेटल नहीं हो पाए इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी टीम में, बजाय यही लग रहा है कि रिटायरमेंट वापस लेने के बाद। अच्छा, और ये भी आपका ज्ञान है या जराए हैं आपके? बस आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं ना। बस आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, जरूरी है, इससे फायदा नाजरीन को होता है देखने में। चले मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हैव अ वेरी गुड डे। और अच्छा तबसरा आपने हमारे सामने रखा क्रिटिकली। कुछ जो सोर्सेज के जरिए खबरें हैं वो भी मेरे सामने, सोर्सेज नहीं बताते ना, काफी सोर्सेज नहीं बताते, ये बड़ा मसला है, तशने की रह जाती है। बार अल्लाह करे मैच अच्छा खेले, हम जीत जाएं। वैसे कलर आयरलैंड का भी है समाओ जो आपने पहना, बस फिर मैं दोनों को, मैं फोकस ही हो गया, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूं, जो जीत गया उसके साथ है, मैं उसके साथ हूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जाते जाते एक अपडेट, एक अफसोसनाक खबर है, शेयर कर लेते हैं। मुंबई में मिट्टी के तूफान की शिद्दत से एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड गिर गया। जिस तरह से वीडियो आप देख सकते हैं, इस सारे वाक़े में 8 अफराद हलाक हुए हैं और 59 जो भारतीय शहरी हैं वो मिट्टी के तूफान की शिद्दत से ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ा बिलबोर्ड था, पेट्रोल पंप पर गिर गया। इसी के नतीजे में ये हलाकतें भी सामने आई हैं। वीडियो में क्लियरली देख सकता है कितनी तेज़ हवा है, ये कितना तेज़ प्रेशर होगा इस मिट्टी के तूफान का। नौयत का मुझे लगता है ये मुनफरिद वाक़या है, क्योंकि बिलबोर्ड्स तो गिरते रहते हैं, लेकिन एक बिलबोर्ड के गिरने से 8 अफराद का मर जाना और 59 अफराद का ज़ख्मी होना, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी विसिनिटी के अंदर
इसका इम्पैक्ट गया। ये कुछ मनाजिर हैं इसके जो वो गिर गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त कोई लड़का वीडियो बना रहा था और वो मनाजिर कैप्चर हो गए और बहुत ही हौलनाक और खौफनाक मनाजिर है। एक तो जब भी बिल बोर्ड्स प्लेस किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, एशिया में खास तौर पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कल अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो उससे जो आबादी है वो मुतासिर ना हो। अगर यहाँ पे पेट्रोल पंप ना होता, खाली ज़मीन पे गिरता, तो इतना नुकसान शायद ना होता। वैसे ये वही बिल बोर्ड है ना, ये भी बताना यहाँ पे ज़रूरी है, जिसे पिछले साल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े बिल बोर्ड की हैसियत से शामिल किया गया था और यानी कि एक अवार्ड होल्डर बिल बोर्ड था ये। भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि जो मकामी हुकाम है वो इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया जो इश्तहारात की कंपनियां हैं उनके पास इस बिल बोर्ड का जो धाती ढांचा है वो खड़ा करने की इजाज़त भी थी, यानी कि एनओसी भी था या नहीं था। दूसरी जानिब जो भारतीय रियासत महाराष्ट्र है उसके वज़ीर आला ने जो हलाक शुदगान है उनके लिए फ़ीकस 5 लाख भारतीय रुपए ज़र तलाफ़ी का ऐलान किया है। और मुंबई में ये जो तूफ़ान है इसके बाद शदीद बारिश भी हुई और कई मकामात पर और भी जो पोल्स वगैरह थे वो गिरे हैं। ये बिल्कुल ये मुंबई की बात है। इस तरह से बहुत सारे वाक़यात पूरे दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका जिक्र इमरान ने किया है वो यही है कि जब इस तरह के बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं, जिस तरह से ये तो रिकॉर्ड होल्डर बिल बोर्ड था, तो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से पहले एक इजाज़तनामा और वो होना चाहिए था, ज़रूरी था। हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, खासतौर पर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है सब शहरों की जहाँ पे बिल बोर्ड्स हैं। वैसे तो कोर्ट ने इन पर पाबंदी लगाई है, कुछ जगहों पर अब भी हैं, तो उनको एहतियात करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या ना हो। इसी पॉइंट के ऊपर जी आपको एक बहुत अच्छा सा दिन विश करते हुए प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मिलेंगे। बशर्ते जिंदगी, अपना ख्याल रखिए, कुछ अच्छा कीजिए आज के दिन में। अल्लाह हाफ़िज़।